डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको हम शॉर्ट में VSEPR थ्योरी कहते हैं। VSEPR थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैलेंस बॉन्ड, इससे हम पहले पढ़ रहे थे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VSEPR थ्योरी से पहले VBT आई थी। VBT में किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन द्वारा उस मॉलिक्यूल या आयन की ज्यामिति की व्याख्या करते थे हम। जैसे यदि कोई मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, और यदि sp2 है तो उसकी त्रिकोण प्लेनर ट्राइगोनल होगी और sp की रेखिक होगी। परंतु जो VBT थी, इसने क्या किया, मॉलिक्यूल या आयन में यदि लोन पेयर की उपस्थिति है तो उसकी आकृति में जो विकृति आती है उसकी व्याख्या नहीं कर सकी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो लोन पेयर या किसी अलग अलग डिफरेंट एटम यदि उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो उसकी आकृति में जो विकृति आएगी उसकी व्याख्या वो नहीं कर सकी। तो 1940 में जो सिज्विक थे, 1940 में जो सिज्विक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल या आयन की जियोमेट्री के निर्धारण में बंद पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर का भी योगदान होता है। और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन कौन से, बॉन्ड पेयर व लोन पेयर, स्पेस में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो कम से कम हो। उन्होंने यह भी बताया कि रिपल्शन जो बल है, प्रतिकर्षण बल है या रिपल्शन फोर्स है, वो लोन पेयर में अधिकतम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में अपेक्षाकृत कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होता है। परिणाम स्वरूप ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर व बॉन्ड पेयर दोनों हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर व बॉन्ड पेयर दोनों हो, तो लोन पेयर व बॉन्ड पेयर के बीच अधिक प्रतिकर्षण की वजह से बॉन्ड पेयर सिकुड़ जाता है, जिससे बंद एंगल घट जाता है। ठीक है, बंद एंगल घट जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार सिज्विक थ्योरी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर की वजह से आई हुई जो शेप में विकृति की एक्सप्लेन कर सकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O में संकरण तो क्या है, sp3 है, लेकिन उसमें क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण बॉन्ड पेयर सिकुड़ जाता है, बंद सिकुड़ जाता है, जिससे कि जो एंगल है वो घट करके 160 डिग्री से 104 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 1957 में जिलेस्की और नायलोम ने इस सिज्विक थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंड किया। इस थ्योरी को VSEPR थ्योरी कहा, और इस थ्योरी के अनुसार द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम डिपेंड अपॉन द नंबर एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड इट। हिंदी में इसको ऐसे कहेंगे, किसी मॉलिक्यूल या आयन की जियोमेट्री उसके सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों तरह के हो सकते हैं, लोन पेयर व बॉन्ड पेयर, व उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। किसी मॉलिक्यूल या आयन की ज्यामिति उसके सेंट्रल एटम पर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर है उनकी स्थिति क्या है और उनकी संख्या कितनी, इस बात पर निर्भर करती है। VSEPR थ्योरी के अनुप्रयोगों को समझने के लिए 6 नियमों के आधार पर इसे समझा जा सकता है। इसके 6 रूल हैं, एक एक रूल को हम यहाँ देखते हैं। पहला रूल क्या है कि यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो तो मॉलिक्यूल की शेप नियमित होगी। यदि मतलब जैसे कि मीथेन में है कि यदि मीथेन में जितने भी लोन जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो सभी यदि बॉन्ड पेयर है तो उसकी आकृति वही होगी जो कि उसके हाइब्रिडाइजेशन द्वारा निर्धारित होती है। जैसे मीथेन में 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन पर, वो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो उसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी। सेकेंड रूल क्या है कि एक लोन पेयर स्पेस में अधिक स्थान घेरता है, क्योंकि लोन पेयर केवल एक एटम के नाभिक से बंधा होता है। लोन पेयर ज़्यादा स्थान घेरता है क्योंकि वो एक एटम के नाभिक से ही बंधा रहता है, जबकि बॉन्ड पेयर 2 एटम के नाभिकों से घिरा रहता है। इस कारण लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से अधिक व लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से अधिक होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, क्योंकि ज़्यादा स्थान घेरता है लोन पेयर।
फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। तो इस प्रकार केंद्रीय परमाणु के वैलेंस शेल में एक या अधिक लोन पेयर की उपस्थिति उसके जो रेगुलर स्ट्रक्चर, जो उसकी वास्तविक जो आकृति होती है, उसमें वो विकृति उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में आपको बताया गया है कि किस तरह से विकृति आती है और किस तरह से शेप निर्धारित होती है। जैसे यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर आपको दिखाया sp2 हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले दिखाया गया है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यदि बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 भी नहीं है तो आकृति नियमित होगी। कौन सी आकृति होती है उसकी? त्रिकोणीय, प्लेनर त्रिकोणीय, समतलीय त्रिकोणीय आकृति होती है। यदि 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो आकृति क्या हो जाएगी? लोन पेयर क्योंकि आकृति में निर्धारण नहीं करता है, तो 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर उसकी आकृति उसकी दिखाएगी वी शेप्ड, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया वी शेप्ड। इसी तरह यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 1 भी नहीं है, तो आकृति आपको मालूम है चतुष्फलकीय होगी। यदि 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो आकृति जैसे कि अमोनिया में पिरामिडल होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। और यदि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो आकृति वी शेप्ड होगी। तो इस तरह से इस टेबल में मैंने आपको बताया है। इस टेबल को मैं आप PDF में ये डाल दूंगी मैं आपको, इसको आप निकाल करके और आप आगे देख सकते हैं। तो इस नियम के आधार पर हम ये समझा सकते हैं कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री व H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है। क्यों? इसको इस जो अमोनिया और H2O के हाइब्रिडाइजेशन और उसके बॉन्ड एंगल को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आप उसमें जा कर के देखिएगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है NH3 को। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता जाता है, जिससे बॉन्ड एंगल घटता जाता है। इसका कारण क्या है? ये कह रहा है कि बंधित परमाणु जो सेंट्रल एटम से एटम जुड़ा हुआ है, यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा। इसका कारण क्या है कि बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से तो दूर चला जाता है, केंद्रीय परमाणु से तो दूर चला जाता है और बंधित परमाणु के पास आ जाता है, जिसके फलस्वरूप बॉन्ड पेयर के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाती है और रिपल्शन कम हो जाता है। इसको अपन यहाँ देख रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि H2O में, जैसे ये H2O है, H2O में जो ऑक्सीजन और H में ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है, तो जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है। तो क्या दिखाई दे रहा है जैसे आपको कि 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो पास पास आ गए हैं, 2 इस OH बॉन्ड के और OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास आ गए हैं, जिससे उनके बीच में रिपल्शन अधिक हो गया है। अधिक रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ गया। इसी तरह यहाँ OF2 में देखेंगे, फ्लोरीन में विद्युतीयता ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास है। तो फ्लोरीन के पास होने से क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दो बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी वो बढ़ गई है, जिससे कि रिपल्शन कम हो गया है और बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है और OF2 का बॉन्ड एंगल 103 डिग्री है, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह आप अपन पढ़ रहे हैं फोर्थ रूल। इसको बाकी को आप इसके PDF में देख लेना, बाकी के एग्जाम्पल को आप PDF में देखिएगा। अब है इसका फोर्थ रूल कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति या शेप पाई बंध द्वारा प्रभावित नहीं होती, केवल सिग्मा बंध ही इनकी शेप व संकरण का निर्धारण करते हैं। किंतु पाई बंध की उपस्थिति से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त एंगल थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये है नियम। तो इसका कारण क्या है कि पाई बंध से बॉन्ड लेंथ घट जाती है व इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिससे बॉन्ड पेयर तेजी से प्रतिकर्षित होते हैं। फलस्वरूप मल्टीपल बॉन्ड वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जबकि सिंगल बॉन्ड वाले एंगल घट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, P डबल बॉन्ड O में जब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के कारण जो ये इनका बॉन्ड एंगल वो बढ़ गया है। किसका? OPX, और OPX का बॉन्ड एंगल घट गया है और XPX बॉन्ड एंगल घट गया है। यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है।
आगे का एग्जाम्पल आप PDF में देखिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या है कि पूर्ण भरे हुए शेल के बॉन्ड पेयर का रिपल्शन अपूर्ण भरे हुए शेल के बॉन्ड पेयर की तुलना में अधिक होता है। उदाहरण के लिए H2O व H2S में H2O का केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, है ना, क्योंकि सेकंड शेल का है। और H2O मॉलिक्यूल में ये 8 इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरा रहता है। 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 8 ही आ सकते हैं। तो इसके जो ऑर्बिटल है वो पूरी कोश है वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इसके विपरीत S2S के S के शेल में, सल्फर के शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि S2S में के सल्फर में केवल 8 इलेक्ट्रॉन, जो H2S में सल्फर केवल 8 इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका जो शेल है वो इनकम्प्लीट या अपूर्ण है, अतः रिपल्शन कम होगा, फलस्वरूप बॉन्ड एंगल घट जाएगा, है ना। इसी में दिखाया गया है, जैसे NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो 160 डिग्री है ना, क्योंकि नाइट्रोजन पूर्ण भरा हुआ शेल है, और PS3 का अपूर्ण शेल है, इसलिए इसका एंगल घट गया 93 डिग्री। जो 6th रूल है वो क्या है कि यदि लोन पेयर के लिए ऑर्बिटल की एक से अधिक संभावना हो तो लोन पेयर उस ऑर्बिटल में रहेगा जहां पर कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। जैसे ये मैंने ICl2 माइनस का एग्जाम्पल लिया है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर व 3 लोन पेयर है। तो इसकी आकृति में आप देखेंगे कि जो 3 लोन पेयर है वो एक, जो इसकी आकृति होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 लोन पेयर है ट्राइगोनल के कोने पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होगा, इसलिए इसकी आकृति होगी वो है लीनियर। इसी तरह IF5 में जो लोन पेयर है वो लास्ट नीचे वाले उस पर रहेगा, नीचे या ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जो प्रतिकर्षण है वो सबसे कम होगा। तो इसकी आकृति क्या होगी? इसकी आकृति होगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये था VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ हाईली पोलर मॉलिक्यूल। जो बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, उनकी शेप को निर्धारित नहीं करता है, उसके शेप के बारे में ये नहीं बताता, ठीक है। सेकंड क्या है? दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल है उनकी शेप के बारे में, उसके बारे में ये नहीं बताता। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के शेप को ये नहीं एक्सप्लेन करता। और फोर्थ क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच हैविंग द इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थी VSEPR थ्योरी। इसका जो PDF है वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ओके।